अगर बात करें जातिगत समीकरण की बात करें, जब भी अब जैसे चुनाव होने हैं तो सबको मुद्दे याद हैं कि ये मुद्दा होना चाहिए था, भाई ये बनना चाहिए था। लेकिन जब जब चुनाव आता है तो जातीय समीकरण जुटाने लग जाती हैं जी पार्टियां कि कौन सी बिरादरी के कितने वोट हैं, कौन उम्मीदवार होना चाहिए, तो वो भी जातीय समीकरण के अनुसार होना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है जी सेठ साहब, धर्मनगरी कहा जाता है कुरुक्षेत्र को, लेकिन ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया। जैसे एयरपोर्ट की बात चलती है, हर बार मुद्दा बनता है कि एयरपोर्ट बनना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं बना। एक बड़ा जो रेलवे ट्रैक की मांग रहती है कि यमुनानगर से वाया पेहवा पटियाला कुछ ऐसा रेलवे ट्रैक बने, तो वो नहीं बन पाया। कोई बड़ी इंडस्ट्री कुरुक्षेत्र के अंदर नहीं आई। तो इन चीज़ों का कुछ ना कुछ रहता है सेठ साहब। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र लोकसभा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव नज़दीक हैं और आज जानेंगे कि क्या कुछ समीकरण हैं। तो मेरे साथ आज चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार सतीश सेठ जी हैं, जो काफ़ी अनुभव रखते हैं, क्योंकि जितनी हमारी एज होगी उससे ज़्यादा तो अनुभव है सतीश सेठ जी का। जी नमस्कार, पहले स्वागत है जी। धन्यवाद, शुक्रिया आपका। कुरुक्षेत्र में अब तक जी 12 सांसद रह चुके हैं। मैं एक बार आप सभी को भी बता दूं, 1977 में ये अस्तित्व में आई है कुरुक्षेत्र लोकसभा। और जो पहले सांसद रहे हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा के, रघुवीर सिंह, भारतीय लोकदल पार्टी होती थी। 1980 में मनोहर लाल, JNPS एक पार्टी होती थी। 1984 में हरपाल सिंह, कांग्रेस से। 1989 में गुरदयाल सिंह सैनी, जनता दल। 1991 में तारा सिंह, कांग्रेस। 1996 से OP जिंदल, हरियाणा विकास पार्टी। 1998 में कैलाशो सैनी, हरियाणा लोकदल राष्ट्रीय। और 1999 में फिर कैलाशो सैनी इनेलो पार्टी से सांसद बनी है। 2004 में नवीन जिंदल, कांग्रेस पार्टी से। 2009 में फिर नवीन जिंदल रिपीट हुए कांग्रेस पार्टी से। 2014 में बीजेपी को 34 साल बाद राजकुमार सैनी जीते थे बीजेपी की तरफ से, जो 2014 में जीते थे। और 2019 में नायब सिंह सैनी, जो मौजूदा सांसद हैं। और इसमें अगर वोट प्रतिशत की मैं बात करूं, जातीय समीकरण की मैं बात करूं, तो लगभग 5.25 लाख से ज़्यादा जाट और जट सिख, करीब 1 लाख सैनी और 1.25 लाख ब्राह्मण वोटर इसमें हैं। बाकी सेठ साहब से जानेंगे और जो अनुभव है वो भी आप लोगों से साझा करेंगे। सेठ साहब, लगातार लोकसभा का चुनाव है, अब चुनाव कैसे देखते हो? क्योंकि अगर कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात करें तो ज़्यादा टाइम कांग्रेस का रहा है, तो अब क्या लग रहा है जी? ऐसा है जी, देखे तो किसी भी पार्टी का इस समय को ये नहीं लगता कि भाई निश्चित रूप से वो पार्टी जीत जाएगी। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे अन्य पार्टियां हों जी। मेन तो ये दोनों ही पार्टियां हैं इस समय, नेशनल लेवल पे भी और हरियाणा का जहाँ तक ताल्लुक है उस लेवल। तो आज के जो मौजूदा हालात हैं राजनीति के, देश के, क्योंकि ये जो चुनाव होना है ये भारत की, देश की पंचायत का चुनाव होना है, लोकसभा का जो चुनाव है जी, तो स्थिति बड़ी अस्पष्ट है। जो बीजेपी का पिछले चुनाव में जितना उनको समर्थन था, जन समर्थन था, वो नज़र नहीं आ रहा। कुछ राज्य सरकार की नीतियां होती हैं, कुछ केंद्र की होती हैं। और पिछले दिनों जैसा हम जानते हैं, ये हमारा जो किसान आंदोलन चला था जी, उससे जो है स्थिति बड़ी गंभीर हो गई। काफ़ी टेंशन रही सारे देश में, ये सब लोग जानते हैं, परिचित हैं इस बात से कि उससे जो है सरकार की साख पे भी बट्टा लगा है एक, कि वो उसको मैनेज नहीं कर पाए, ना तो खुद कन्विंस हो पाए उनकी बातों से और ना किसानों को ही कन्विंस कर पाए जी। 3 कानून लेके आए, विरोध हुआ, सड़कें जाम हो गई और उससे जो लोगों को बड़ी असुविधा हुई। तो उससे जो है बीजेपी को मैं समझता हूँ नुकसान हुआ जी जी। जो 14 में 19 में बीजेपी को इस कृषक की भी, किसानों की भी, ग्रामीणों की भी काफ़ी वोट मिले थे। मगर आज के दिन कुछ रोष है
लोगों में, किसानों में तो है ही है, ग्रामीणों में भी है। सरकार ये सोचती है कि हमने 6,000 रुपया किसान निधि में जमा करवा दिया किसानों के नाम, उससे बड़े खुश हो जाएंगे। 100-150 रुपया बढ़ा दिया MSP, किसान खुश हो जाएंगे। मगर कुछ ऐसा लगता नहीं, क्योंकि उनकी जो अंदर की जो समस्याएं है, जो पिछले आंदोलन के दौरान खटास एक पैदा हो गई सरकार और किसानों के बीच में, किसान जो कि एक महत्वपूर्ण वर्ग है, वोटर्स हैं, तो उसका सारे ग्रामीण अंचल के ऊपर ही असर पड़ता है उनकी नीतियों का। तो उससे जो है बीजेपी की स्थिति आज डामाडोल है, क्लियर नहीं है। ये नहीं कह सकते कि बीजेपी का जो टिकट लेके आएगा वो आज पैसे पहले जीत गया अब फिर जीत जाएगा, ऐसी कोई संभावना यानी कि जो पहले हवा होती थी 2014 में मोदी जी की हवा लहर चली, 19 में लहर चली, उस लहर में तैर गए सांसद, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। अब कोई लहर नहीं है बीजेपी की जी, ठीक है जी। बड़ा कठिन इलेक्शन होगा ये, बड़ा नेक टू नेक फाइट होगा जी, और बड़े अप्रत्याशित नतीजे भी आ सकते हैं, ठीक है जी जी। और इससे पहले जैसा जाट आंदोलन हुआ बीजेपी के रूल में, हाँ, खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, कुछ स्थिति को सही तरह से हैंडल नहीं किया गया, जिसकी वजह से स्थिति बड़ी गंभीर हो गई, एग्रावेट हो गई, समाज के विभिन्न वर्गों में भी एक खटास सी पैदा हो गई। उसका नुकसान जो है अल्टीमेटली देखा आपने, पिछले चुनाव में बीजेपी की सीटें घट गई और उनको दूसरे की बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा, जेजेपी से समर्थन लेना पड़ा, सरकार बना पाई। अब जब सरकार अपनी मेजोरिटी से बनती है उसकी कोई कार्यशैली अलग होती है, और जो किसी की समर्थन से बने तो उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, और जो कोई सरकार कॉम्प्रोमाइज़ से चलती है तो वो अपनी नीतियाँ लागू नहीं कर पाती और वो जनता को खुश नहीं कर सकती किसी भी हालत में, चाहते हुए भी। उसकी अपनी कोई मजबूरियाँ हो जाती हैं जी। तो इससे भी बीजेपी के कोई हालात अच्छे नहीं हैं। अब रही बात कांग्रेस की, हाँ, जैसा कि कांग्रेस कई बार बनी पहले और बड़े अच्छे सांसद उन्होंने भी दिए, नवीन जिंदल जी थे, उनकी बड़ी अच्छी इमेज थी। सरदार हरपाल सिंह रहे, बड़ा अच्छा उनका एक रेपुटेशन थी उनकी, और हमारे भी बड़े क्लोज मित्र होते थे वो, सरदार हरपाल सिंह जी बहुत अच्छे इंसान थे। तो उस समय एक इमेज होती थी व्यक्ति की, टिकट मिल गया, कांग्रेस ने दे दिया, बन गया। मगर आज के दिन कांग्रेस की स्थिति भी कोई क्लियर नहीं है। ये नहीं कह सकते भी क्लियर कोई बंदा लेके आ जाएगा टिकट और उसको जरूर चुनाव वो जीत जाएगा। अभी चुनाव दूर हैं, दिल्ली दूर है, बिल्कुल। तो क्या हालात बनते हैं कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि एकदम से कई बार ऐसा पलटा खाता है राजनीतिक जो हमारा जो फील्ड है उसमें कोई ऐसा काम हो जाता है, एक जनता उसके पीछे लग जाती है, एक पार्टी के दूसरे से नाराज हो जाती है। तो ऐसे हालत में अभी से कोई किसी निश्चय पर पहुंचना, निर्णय पर पहुंचना भाई उस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है अभी। कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात करें तो देवीलाल की भी काफी गढ़ रहा है कहीं ना कहीं इसका। ऐसा है जी, देवीलाल जी का गढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो भी एक समय था, ठीक है जी, कि उनके बड़े सुलझे हुए थे, सिंपल थे, क्लीन हार्टेड व्यक्ति थे, नेता थे, हर वर्ग उनका सम्मान करता था, उनकी कद बहुत ऊंचा था राजनीतिक रूप से, किसान उनको मसीहा मानते थे, गांव के लोग ओल्ड एज पेंशन का शुरू करना और कई अच्छे ऐसे स्टेप लेना, पीपल फ्रेंडली जिनको कहेंगे हम, तो उससे उनका फ़ायदा उनको मिला। मगर अब हम देख रहे हैं कि उन्हीं का परिवार है किस स्थिति में है। जेजेपी 10 सीटें के करीब ले गई थी पिछले चुनाव में, वो भी उन्हीं के परिवार से हैं। अभय चौटाला जी जो हैं वो एक ही हैं, एमएलए हैं असेंबली में, सिर्फ अकेले, वो किसी दूसरे को नहीं जिता पाए। तो इसलिए अब वो बातें नहीं रही, अब वो समय चला गया है, राजनीति में बड़े बदलाव आए हैं जी। तो उसके उनका भी कोई अभी कहना कठिन है कि वो कुछ अपना कोई करिश्मा हरियाणा की राजनीति में दिखा पाएंगे आने वाले समय में। जी। नवीन जिंदल की बात आती है तो कहा जाता है कि बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं, कोई कहता है कि कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं। अगर कोई भी पार्टी से नवीन जिंदल जी चुनाव लड़ते हैं
तो क्या कुछ समीकरण बनेंगे सेठ साहब, क्या कुछ चर्चाएं हैं, कैसे सांसद रहे हैं? नवीन जिंदल जी आपको सभी को पता है भाई उद्योगपति हैं, तो उनकी जो इमेज रही है वो क्लीन रही है, वो तो देने वालों में से हैं। जन कल्याण के कार्य बहुत किए अपने टेन्योर में उन्होंने, मोबाइल हॉस्पिटल भी लगाए और लोगों की बड़ी आर्थिक रूप से मदद की, हर व्यक्ति के सुख दुख में शामिल होना, ये उनके लिए बड़ा अच्छा क्रेडिटेबल था उनके लिए। तो इसलिए उनकी जो टेन्योर रही ठीक रही, अच्छी रही। उनका स्टेट गवर्नमेंट में जैसे हुड्डा जी थे और थे, सबसे उनका तालमेल भी ठीक था और केंद्र में भी उनकी ठीक थी, पैठ थी। तो कुल मिला के उनका अच्छा था। ओके। जो भी उनकी टेन्योर थी बड़ी अच्छी थी, लोग लगभग काफ़ी खुश थे। मगर उस समय ये जो चीज़ें थी, किसानों में जो रोष है और है, इस तरह की चीज़ें नहीं थी जी। तो इसलिए फिर भी उनके खिलाफ कुछ नहीं है, नवीन जिंदल जी के खिलाफ नेगेटिव कुछ नहीं है, पॉजिटिव ही है अभी तक जो बातें हैं, जो बात ठीक है जी। बाकी जहाँ तक राजनीतिक जो विरोधी होते हैं वो तो उनके खिलाफ भी बोलते हैं, ये था जी वो था जी, कुछ भी हो अगले कुछ ना कुछ मेन में निकालें, कोई गलतियां निकालें, त्रुटियां निकालें, वो तो उनका देखो चलता है पॉलिटिक्स में, राजनीति में जी। मगर एक जो कोई अच्छी सोच का व्यक्ति है वो उनके बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं करता, सारे समाज में, सारे इस हल्के में बिल्कुल भी। जी जी ठीक है जी। जी सेठ साहब, धर्मनगरी कहा जाता है कुरुक्षेत्र को, लेकिन ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया। जैसे एयरपोर्ट की बात चलती है, हर बार मुद्दा बनता है कि एयरपोर्ट बनना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं बना। एक बड़ा जो रेलवे ट्रैक की मांग रहती है कि यमुनानगर से वाया पेहवा पटियाला कुछ ऐसा रेलवे ट्रैक बने, तो वो नहीं बन पाया। कोई बड़ी इंडस्ट्री कुरुक्षेत्र के अंदर नहीं आई, तो इन चीज़ों का कुछ ना कुछ रहता है सेठ साहब। आपका तो अनुभव है भाई, हमेशा ही ये मुद्दे रहे हैं, कैसे ये रहे हैं, डिमांड की है, बहुत लोगों ने की है, मगर सरकार के अपने कुछ नीतियाँ होती हैं, अपने कोई तरीके होते हैं, सर्वे करवाते हैं, ठीक है ना जी। तो जैसे पहले जिला नहीं था, जिला बन गया, शुगर मिल नहीं थी, शुगर मिल लग गई, ठीक है जी। आरओबी की डिमांड हुई, ये उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, नवीन जिंदल जी एमपी थे। रेलवे ओवर ब्रिज है जो ये उस समय बना, बहुत डिमांड थी लोगों की कि जाम लगते हैं, मंडी की तरफ जाते हैं, सारे शहर में घमसान मिट जाता है। खनौरी बाईपास बना, खनौरी रोड, उससे जो है ट्रैफिक बार किसी बार हो गया। इधर अम्बाड़ा रोड से जींद रोड बाईपास का तैयार हो गया। ऐसा नहीं हम कह सकते कि भी कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, रही उद्योग की बात, तो उद्योग के लिए सरकार को भी देखना पड़ता है भाई यहाँ पर किस चीज़ का उद्योग लग सकता है। आफ्टर ऑल उसके लिए आपको रॉ मटेरियल भी चाहिए, फिनिश्ड गुड्स भी आपने भेजनी है, बेचनी है मार्केट में, उसकी मार्केट कहाँ है, तो ये सारी चीज़ें सर्वे होती हैं। फिर यहाँ के लोगों की कैपेसिटी क्या है, फिर उसके लिए लैंड या दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अवेलेबल है कि नहीं है, ये चीज़ें भी देखने को होती हैं। तो सरकार जो है कई चीज़ें देखती हैं, मगर ये सच्चाई है, आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि भी कोई उद्योग यहाँ पर बड़ा धंधा नहीं लगा, सिवाय यहाँ पर राइस मिल है, एग्रीकल्चर बेस्ड एरिया है, सारी इकोनॉमी यहाँ की एग्रीकल्चर बेस्ड है। हमारे सारे आसपास के ज़िलों की, वैसे तो हरियाणा की ही है, बिल्कुल। अगर एग्रीकल्चर फेल है तो हरियाणा की इकोनॉमी फेल है और देश की इकोनॉमी फेल है। तो इसलिए सिवाय राइस मिलर्स को छोड़ के कोई इतने छोटे मोटे कोई फाउंड्रीज हैं यहाँ पे, वो प्राइवेट लोग हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, अपना सरकार से कुछ ना कुछ सहायता मिलती है, उनको गाइडेंस मिलती है तो वो लगा लेते हैं। इसी प्रकार ऑयल एक्सपेलर हैं, तेल की जो मिल हैं, कल बनाते हैं और बनाते हैं, उस टाइप की भी कुछ है। वो भी कोई सरकार तो जो उसमें सहायता कर सकती है तो करती है, वो लेने वाले में कितना दम है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कोई रिलीफ मांगते हैं गवर्नमेंट से, कई बार दे देती है, वो स्टेट लेवल पे भी मिलती है और लोकल लेवल पे भी किसी पर्टिकुलर एरिया को भी दी जा सकती है और दी जाती है। किसी एरिया को औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोषित कर देते हैं, वहाँ पर ज़्यादा इंसेंटिव मिलते हैं, ठीक है जी, तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल होता है। मगर
जैसे और प्रदेशों में कई जगह, हिमाचल का ही आप लगा लीजिए, बद्दी में कितना देखो आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लग गई। ठीक है जी। हरियाणा में तो वो है अपने जो प्रदेश है, पता ही है हमें, सोनीपत है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है जी, यमुनानगर में कुछ है इंडस्ट्री। बाकी और जहाँ तक है कोई इतनी लंबी चौड़ी कहीं भी नहीं है। तो वही स्थिति कैथल की भी है। यहाँ पर कोई उद्योग धंधा नहीं लग पाया। तो अगर लोगों की ध्यान में रखते हुए सरकार को चाहिए कि इस ओर ध्यान दे, केंद्रीय सरकार भी, राज्य सरकार भी, किसी पार्टी की सरकार हो, कि यहाँ पर उद्योग धंधे लगने चाहिए, जिससे रोजगार के अवसर भी खुलेंगे, सरकार को रेवेन्यू भी आएगा और सारे इलाके की डेवलपमेंट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होगी। ठीक है जी। और जहाँ तक आपने वो रेलवे का क्वेश्चन उठाया था, रेलवे भी अब तो 2-3 ट्रेन हमारी चल पड़ी हैं। जैसे जयपुर से चंडीगढ़ वाया कैथल हैं, एक आध अभी और भी चलने वाली है। तो थोड़ा सा बेटर हुआ है, मगर फिर भी जनता की मांग है, सबकी मांग है, हमारी भी मांग है, आपकी भी मांग है, बिल्कुल, कि भाई इसको जो है अच्छी तरह से ट्रेन के रूट पे लाया जाए कैथल को। ऐतिहासिक नगरी है, छोटी काशी कहते हैं कैथल को। बिल्कुल। ठीक है जी। बड़े यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जो कि आम जनता की पहुँच से बाहर हैं, उनको कई लोगों को ज्ञान भी नहीं है जी। जब लोग आएंगे, सरकार लोगों का ध्यान इस ओर खींचेगी और यहाँ पर उसको एनलाइटन करेगी, अवेकनिंग करेगी। जैसे कुरुक्षेत्र के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान है इस एरिया में, कैथल की तरफ भी राज्य सरकार का भी, केंद्र सरकार का भी, इसको भी पर्यटन के क्षेत्र से विकास करना चाहिए। कैथल के चप्पे चप्पे में, गांव-गांव में ऐसे ऐसे मंदिर हैं, ऐसे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो कि हजारों साल से, जिनका इतिहास में एक स्थान है। अगर आप कैथल की हिस्ट्री को उठा के देखें जी, तो बहुत ऐसी जगह हैं, चप्पे चप्पे के ऊपर सैकड़ों जो हैं ऐसे स्थल हैं, और हर धर्म के हैं, हिंदू धर्म के भी, सिख धर्म के भी, मुस्लिम धर्म के भी। तो इस तरह से इसको जो है, इसका विकास करना सरकार की जिम्मेवारी है, करना चाहिए। जो एक लोगों की आकांक्षाओं पर पूरी उतरने वाली सरकार होती है जी, उसका ये फर्ज बनता है कि वो इन चीज़ों की तरफ भी ध्यान दे, रेलवे दे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे दे। कि एलिवेटेड ट्रैक बनने लग रहा है कुरुक्षेत्र में, तो इन चीज़ों का तो खैर पब्लिक को भी फायदा होगा और बीजेपी सरकार को भी फायदा होगा इन लोगों, इन बिल्कुल जी। कोई भी सरकार जो है अच्छे काम करती है, उसका उसको बेनिफिट मिलता है जी। ठीक है जी। मगर अगर बात करें जातिगत समीकरण की बात करें, जब भी अब जैसे चुनाव होने हैं तो सबको मुद्दे याद हैं कि ये मुद्दा होना चाहिए था, भाई ये बनना चाहिए था, लेकिन जब जब चुनाव आता है तो जातीय समीकरण जुटाने लग जाती हैं जी पार्टियां कि कौन सी बिरादरी के कितने वोट हैं, कौन उम्मीदवार होना चाहिए, तो वो भी जातीय समीकरण के अनुसार होना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है? कहने को तो आपकी बात ये ठीक है, जातीय समीकरण होता है, मगर कोई भी जाति एक ये नहीं कह सकती कि भी हमारा कैंडिडेट बन जाएगा। अब आपको कैथल, पहले कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र होता था ये, जब गुलजारी लाल नंदा जी MP होते थे, जो कि प्रधानमंत्री भी रहे हैं कुछ समय, केंद्रीय गृह मंत्री भी रहे हैं, और बड़ी उनकी स्वच्छ छवि थी, बहुत ही सिंपल गांधीवादी व्यक्ति थे। तो उस समय वैसे तो वो देखा जाए जाति पाति में नहीं थे, पंजाबी थे। हरपाल सिंह जी पंजाबी थे, रघुवीर सिंह जी सरदार थे, ठीक है ना जी, और कैलाशो सैनी उससे थी। तो इस प्रकार से राजकुमार सैनी जी बने, अब ये बने हमारे। तो इसलिए कोई आपने बताया अभी, अब सैनी वोट 1 लाख हैं, ठीक है जी, जाटों की ज़्यादा हैं, सब 5-5.5 लाख जाट और सिख जाट की मिला के। तो उससे देखा जाए तो उनके अलावा कोई बनना ही नहीं चाहिए था, मगर ऐसी बात नहीं है। लोग जो है कई चीज़ें देखते हैं, सिर्फ अंधे होकर जाति के पीछे नहीं चलते, वो व्यक्ति भी देखते हैं, पार्टी भी देखते हैं, व्यक्ति की छवि कैसी है, पार्टी की छवि कैसी है, और इसका पिछला रिकॉर्ड क्या है, और आने वाले समय में ये जनता के लिए क्या कर सकता है, ये भी चीज़ें लोग देखते हैं। तो उसके अनुसार ही वोट करते हैं। तो अगर आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, जैसे पंजाब में सरकार है, तो उस चीज़ का कोई बेनिफिट आम आदमी पार्टी उठा पाई है जी? कुछ उभर रही है आम आदमी पार्टी? ऐसा है जी, कोई भी नई चीज़ मार्केट में आती है ना, कोई नया प्रोडक्ट आता है तो उपभोक्ता उसको आजमाना चाहता है, देखना चाहता है। एडवर्टाइजमेंट तो होती है हर चीज़ की, राजनीति में भी यही चीज़ है, आप जो एडवर्टाइजमेंट कर रही है। मगर पंजाब की स्थिति हरियाणा की स्थिति में फ़र्क है।
नो डाउट अगर आप लड़ती है तो हम ये कहें भी आप सरकार बना लेगी, सारे सांसद जीत जाएंगे, बहुत मेजोरिटी असेंबली में ले जाएगी, को आज के दिन कोई ऐसी स्थिति नज़र नहीं आती। हाँ, कुछ परसेंट वोट ये ले जाएंगे, हो सकता है कोई ना कोई इनका कैंडिडेट जीत भी जाए, कोई एक आध कोई। अगर तो अलायंस में लड़े वो तो अलग बात है जी। अगर ये अपने बेस पे लड़ें तो मैं नहीं समझता कि भाई जिस तरह पंजाब में कोई हुआ, हरियाणा की स्थिति बिल्कुल अलग है, यहाँ के वोटर की सोच अलग है, पंजाब के वोटर की सोच अलग है, तो इसलिए मैं नहीं समझता कि भी कोई ये कर पाएंगे। मगर ये है अपना एक अस्तित्व तो दिखा पाएंगे ये, आज नहीं तो कल सही। ये तो पार्टियों की होती है कि भाई चलो एक बार शुरू तो करो, तो कभी ना कभी तो जनता मौका देगी हमें। जी, बातचीत करके आज अच्छा लगा जी आपसे, और आपका भी बहुत कुछ सीखने को भी मिला जी आपसे। आपका धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आप जनता की आवाज़ उठा रहे हो, समस्याएं उठाते हो, लोगों से बातचीत करते हो, बहुत अच्छी बात है। आप भी एक सेवा कर रहे हो, समाज सेवा भी कर रहे हो, राष्ट्र सेवा भी कर रहे हो। जी जी। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप अच्छी चीज़ें उठाएं ताकि जनता को राहत मिले और हमारे जो नेता हैं उनके कान खुलें कि वो जनता को अपना समझें, चाहे वो किसान हो चाहे कोई भी वर्ग हो समाज का, उनको अपना समझें, उनकी समस्याओं को सुलझाने की तरफ अपना पूरा प्रयास करें और एक जैसे सही मायने में राम राज्य होता ना जी, उसकी स्थापना हो ताकि हर वर्ग की सुनी जाए, हर वर्ग को सुविधा मिले। तो इस प्रकार की कामना करते हैं हम सिस्टम से अपने से। जी। तो आपका सहयोग भी उसमें वांछित है। धन्यवाद आपका भी, शुक्रिया, आपने समय दिया हमें।